हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो आपने देखा कि जब भी टू या मोर देन टू वेव्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं या उनका सुपरपोजिशन हो जाता है, जिससे मीडियम के किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि व्हेन टू आर मोर देन टू वेव्स ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, then due to superposition at some point the resultant displacement is equal to the vector sum of the displacement produced by each waves। मीन्स जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम में एक साथ प्रोपोगेट करती हैं तो मीडियम के किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर हम लोगों ने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला था a इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला था I इक्वल टू i1 स्क्वायर रूट i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट i1 i2 cos फाई हम लोगों ने निकाला था। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, रिजल्टेंट हम लोगों ने इंटेंसिटी निकाला था। अब हम देखेंगे कि जिन दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है वो जिन दो सोर्स से आ रही हैं क्या उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ में कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या जो भी फेज डिफरेंस रहे वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। आइए देखें, द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट इमिट लाइट वेव्स ऑफ द कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल लेजर लाइट। अब हमें देखना है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और उनकी कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने की। तो अभी आपने देखा कि वह सोर्सेज जिनसे एमिट होने वाली लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो रहे या तो फेज डिफरेंस जो भी इनिशियल फेज डिफरेंस रहे वो कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसी सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो वह लाइट सोर्सेज जिनसे निकलने वाली लाइट वेव्स में इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या तो जो भी फेज डिफरेंस रहे वो टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ओके, आइए देखें। अब ये है कि दो सोर्सेज के कोहेरेंट होने की कंडीशन क्या है। कंडीशन हम ऐसे पता करेंगे कि दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू डेल्टा टी, या 2 पाई न्यू इनटू डेल्टा टी। अब टू वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस के डेल्टा फाई के कांस्टेंट रहने के लिए एक तो यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा न्यू कांस्टेंट होना चाहिए, न्यू सेम होना चाहिए। तो दो सोर्सेज के कोहेरेंट होने की कंडीशन, तो कंडीशंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज मींस दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर हम चाहते हैं कि दो सोर्सेज कोहेरेंट की तरह बिहेव करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बोथ सोर्सेज शुड बी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फेज डिफरेंस उनके बीच में जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। और सेम वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो एक तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, दूसरी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। फेज डिफरेंस या तो जीरो
इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या जो भी फेज डिफरेंस रहे वो टाइम के साथ चेंज ना हो। तो इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या जो भी फेज डिफरेंस रहे वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो हम कहते हैं ये सोर्सेज क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। तो वह सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जिनकी वेवलेंथ सेम होती है, जिनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो होता है या तो जो भी फेज डिफरेंस रहता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोहेरेंट सोर्सेज हम प्राप्त कैसे करें, कोहेरेंट सोर्स को हम ऑब्टेन कैसे करें। तो आइए देखें मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने का मेथड क्या है। नंबर 1 है डिवीजन बाय वेव फ्रंट। एक तो हम एक सिंगल वेव फ्रंट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उनमें से जो निकलने वाली वेव्स होती हैं वो आपस में कोहेरेंट होती हैं। ऐसा हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं जो कि आगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने का पहला तरीका है कि हम एक सिंगल वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट में डिवाइड कर दें। सेकंड है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड। दूसरा मेथड है कि हम एम्पलीट्यूड डिवाइड कर लें, एक सिंगल वेव के एम्पलीट्यूड को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। ऐसा हम न्यूटन्स रिंग में करते हैं जो कि आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। इन दिस मेथड द एम्पलीट्यूड ऑफ इनकमिंग वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय सम मेथड्स। मीन्स एक इनकमिंग जो लाइट वेव होती है अगर उसके एम्पलीट्यूड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें किसी मेथड से, तो उस केस में दोनों जो वेव्स मिलेंगी वो कोहेरेंट होंगी। तो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने का दो मेथड है, डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, डिवीजन बाय वेव फ्रंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिवीजन बाय वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है, और आपका न्यूटन्स रिंग जो है वो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये रहा आपका कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब इन पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आइए हम ये देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं या नहीं। आइए देखें। जनरली टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज डू नॉट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज एज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड फ्रॉम दीज सोर्सेज चेंज इर्रेगुलरली। मीन्स दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मान लीजिए दो इनकंडेंसेंट लैंप लगे हुए हैं या दो बल्ब लगे हुए हैं या दो ट्यूब लाइट लगी हुई है, तो उनमें से निकलने वाली जो वेव्स होंगी वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं करेंगी। रीजन क्या है कि उन वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो इर्रेगुलरली या एब्रप्टली चेंज होता रहता है, इसलिए वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज या टू लाइट बल्ब या टू ट्यूब लाइट्स ये आपके जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो इर्रेगुलरली या एब्रप्टली चेंज होता है, इसलिए वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो ये लिखा है जनरली टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज डू नॉट बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्सेज। दो इंडिपेंडेंट जो लाइट सोर्सेज, दो बल्ब जल रहे हो तो वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज की तरह वर्क नहीं करते हैं। एज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड फ्रॉम दीज सोर्सेज चेंज इर्रेगुलरली। उसका रीजन क्या है कि इस प्रकार के अगर दो सोर्सेज हैं तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो इर्रेगुलरली चेंज होता है। बट टू लेजर लाइट ऑफ द सेम कलर बिहेव्स एज ए कोहेरेंट सोर्स because the phase difference between the waves emitted by laser is long for a considerable distance and time। लेकिन अगर सेम कलर के दो लेजर लाइट सोर्सेज हैं तो वो कोहेरेंट की तरह वर्क करते हैं। उसका रीजन क्या है कि लेजर लाइट से निकलने वाली जो लाइट होती है उसमें फेज डिफरेंस लाभ होता है, तो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस और टाइम तक हमें मान सकते हैं कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा। तो टू इंडिपेंडेंट लेजर सोर्सेज तो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी सोर्सेज जो है कोहेरेंट सोर्स की तरह वर्क नहीं करते। ओके, आइए अब हम देखें कि इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या है। क्या
इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या है? द लाइट सोर्सेज दैट emit light waves whose phase difference is not constant and change irregularly are called incoherent sources. Means वह लाइट सोर्सेज जिनके बीच में फेज, जिनके द्वारा निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनमें फेज डिफरेंस या तो जीरो, जिन फेज डिफरेंस इरेगुलरली चेंज हो, एब्रप्टली चेंज होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट सोर्सेज. ऑर्डिनरी टू लाइट बल्ब्स आर इनकोहेरेंट सोर्सेज. तो इनकैंडेसेंट लैंप अगर जल रहे हो तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे. अगला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब हम देखेंगे ये इंटरफेरेंस क्या होता है. अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी टू लाइट वेव्स एक साथ मीडियम में चलती हैं और रास्ते में वो आपस में मिलती हैं या सुपरपोजिशन करती हैं तो उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. यही जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी ऑफ two or more than two waves due to superposition is called interference. जब भी टू और मोर देन टू वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो उनकी एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. आइए देखें द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. जहाँ पर टू वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हो, उनके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. मीन्स दो टू वेव्स के सुपरपोजिशन के द्वारा उनकी एनर्जी का आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होना जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है. ओके, आइए अब हम देखें कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सिंपली एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. कोई एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है. तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब भी इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये हमें देखना. जब भी दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करें, एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर पड़े, एक का ट्रू दूसरे के ट्रू पर पड़े, तो उस केस में उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है. हमें एक ब्राइट पॉइंट या ब्राइट फ्रिंज मिलती है. उस ब्राइट स्पॉट को हम फ्रिंज बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जब भी टू वेव्स का सुपरपोजिशन को करके और किसी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले या ब्राइट पॉइंट मिले तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. दोनों वेव्स आपस में सेम फेज में मिल रही है. तो देखिए इफ आफ्टर सुपरपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड वी गेट अ ब्राइट स्पॉट और फ्रिंज. ब्राइट स्पॉट चाहे स्पॉट कहिए या बैंड कहिए, चाहे आप इसको बैंड कहिए, तो हमें कोई ब्राइट बैंड मिलती है या कोई ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो हम इसे बोलते हैं दैट इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं. तो जब भी टू वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन होने के बाद मीडियम के डिफरेंट किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, ब्राइट बैंड मिलती है या ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो हम कहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. मीन्स when after superposition the intensity of wave is maximum then it is called constructive interference. अब हमें देखना है at point of constructive interference intensity of light is maximum. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पर होता है वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है. वहाँ पर हमें एक ब्राइट बैंड मिलती है और इस ब्राइट बैंड को हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं या सिंपली फ्रिंज बोलते हैं. जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर हमें एक ब्राइट बैंड मिलती है या ब्राइट स्पॉट मिलता है जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं और इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. अब बात ये आती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. तो आइए हम देखते हैं
जिन दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है और इंटरफ्रेंस हो रहा है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 2n पाई होना चाहिए। क्या फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, जहाँ n 0 1 2 3 ये आपका इंटीजर नंबर है तो फेज डिफरेंस या तो 0 हो या तो 2 पाई हो या तो 4 पाई हो या तो 6 पाई हो या तो 8 पाई हो। अगर फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पाई का इवन मल्टीपल, अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। और पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा मीन्स जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दो वेव्स के बीच में वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और फेज डिफरेंस जो है वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की दो कंडीशन है, एक ये है कि फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो आपका लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। आइए देखते हैं जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ये होना चाहिए एन लेमडा, एन इक्वल टू 0 1 2, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा और फेज डिफरेंस होना चाहिए आपका पाई का इवन मल्टीपल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। ओके, तो ये रही आपकी कंडीशन।